अस्सलाम वालेकुम। जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, हम तो इलेक्शन में आपके साथ रहे, हर अजला से हमारी रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचती रही, खबर हर कोई पहुंचती है, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन इस वक्त हम जो जिस मेहमान के साथ है, एडवोकेट शिवराम कुले, जो न्यूली एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बने हुए हैं। सबसे पहले इनको तो हम मुबारकबाद देंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि फर्स्ट एमएलए होंगे जिनका मैं इंटरव्यू शोपियान से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला और क्योंकि सहाफत की फील्ड में मैं नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती हमारी है कि एक पढ़े लिखे एमएलए के साथ फर्स्ट टाइम मैं जो है अपना एक इंटरव्यू करने जा रहा हूं। और दूसरी क्या कुछ सूरत रहेगी, क्या कुछ डेवलपमेंट के लिहाज से क्या कुछ इन्होंने प्रपोजल बनाया हुआ है, या जो रिव्यू मीटिंग जो है डीसी ऑफिस में रखी गई थी, जो बाकी ऑफिसरान के साथ जो रिव्यू मीटिंग की उसमें क्या कुछ सामने निकल के आया, सब चीजें जो है इनसे ही पूछेंगे और इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपको आप मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है शोपियान से किसी एमएलए का इंटरव्यू लेना। तो आपको मुबारकबाद फिर से हम अपने चैनल के मीडियम से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मुझे नहीं, ये लोगों से आप मुबारकबाद दीजिए जिन्होंने हमें चुना, जिनमें हम पे भरोसा किया। ये सब मेरे लोगों का, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैंने आज तक नहीं चैनल में नहीं किया, लेकिन मैं आपके इस चैनल के थ्रू सब अपने शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से दिल की गहराई से बिल्कुल मैं खुश अपनी दिमाग से और दिल से कहता हूँ। पूरा जो शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से उसने मुझे वोट देके हमें बनाया, हम पे भरोसा किया, हम उनको ही मुबारकबाद उनको ही ठहराएंगे कि उनको ही मुबारकबाद है। उनने हम पर भरोसा किया तो उनको मुझसे ज्यादा उनको ही खुशी होगी इंशाअल्लाह मुझे चुनने। जी शिविर साहब, सबसे पहले हम थोड़ा पर्सनल पे जाएंगे, फिर बाद में डेवलपमेंट की बात करेंगे। और सेरेमनी थी, यानी हलफबरदारी की सेरेमनी वहां पे थी, हमने आपको देखा वहां पे। कैसा लगा आपको कि जब असेंबली में एंटर हुए और सेरेमनी में आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको? देखिए, हम तो ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं उधर असेंबली में, सेक्रेटरी में। हमने बहुत काम, मतलब हमारा बीइंग एमएलए एक अच्छा तजुर्बा था कि अथॉरिटी थी कि हमने हलफ लेना है, हमने हलफ लिया, लोगों को शुक्रिया किया, लोगों ने हमसे भी सपोर्ट कोऑपरेट किया। बहुत अच्छा, बड़े अच्छे माहौल में हमने जो हलफ लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने हलफ लिया। उसके लिए हम जी एक जो प्लेज ली जाती है, जो हलफ लिया जाता है, नाज़रीन तक हम बात ये पहुंचाएंगे कि वो प्लेज क्या होती है, असली मकसद क्या होता है उस प्लेज का, जो हलफबरदारी जिसे हम कहते हैं उर्दू में, जो एक एमएलए से या किसी मिनिस्टर से लिए जाती है। हलफबरदारी ये होती है कि हम हिंदुस्तान का जो आइन है उसके वफादार रहेंगे। तो ये हलफबरदारी है कि हम जो काम करेंगे वो हिंदुस्तानी आइन के अंदर ही रह के करेंगे, उसे बाहर लेके नहीं कर। जो भी काम हमारा होगा वो हुकूमत जो आइन हिंद के तहत ही हम करेंगे। तो यही हलफबरदारी ये होती है, हम वफादार रहेंगे अपने मुल्क के और अपने आइन के। चलो, ये तो हलफबरदारी की बात हुई, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट के कुछ हमारे पास मसाइल हैं जो कई सालों से जो है पूर्ण नहीं हुए हैं। आप एमएलए बन चुके हैं, आप असेंबली में हर कोई आवाज जिला शोपियान की लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है हमने सुनी है, हमने जो सुना है ये भी शॉकिंग ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 डॉक्टर की पोस्टें जो है वैकेंट है, 175 पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, क्योंकि 175 पोस्टें जो वैकेंट है पैरामेडिकल, अगर वो अपॉइंट यहाँ पे हो जाती हैं, मुझे लगता है कि मोर देन 80% हेल्थ फैसिलिटी हमारी बेहतर हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? वो तो सही बात है, आपने जो कहा ये फिगर सही है, इतनी हमें डेफिशिएंसी है, ये तो है। ये मैं भी कह रहा था, पहले भी मैंने इलेक्शन में कह रहा कि यहाँ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया शोपियान की तरफ। ये तो अब देख रहे हैं आपके फिगर जब आपके पास है, ये देखो हमारे लिए कितना नाइंसाफी की बात है कि हमारे पास इतना डेफिशिएंसी। अब जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, तो कैसे चलेगा हेल्थ? कल आपने रिव्यू मीटिंग ली, उसमें क्या इन चीजों की जो बात हुई है, क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल इन चीजों पे हमने रिव्यू पे ये हमने बताया और समझाया और क्या करना चाहिए, कितना इसमें जरूरत होगी इम्प्रूव करने की, वो हमने बताया। और हम इंशाल्लाह असेंबली में भी हम जाएंगे, वहां भी उठाएंगे, और जहां बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बात करके इंशाल्लाह इसका अदालत तो करना ही पड़ेगा। अगर जिला शोपियान की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत है, चाहे वो एप्पल इंडस्ट्री हो, हेल्थ सेक्टर हमारा हो, या बाकी सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर की बात करें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है जिला शोपियान में। अब उम्मीदें लोगों की आपसे जुड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके मसाइल जो हैं 100% नहीं
तो 50% 60% हाल हो सकते हैं। हर कोई कोशिश तो यही करता है कि बेहतर करें। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट को लेके बहुत बड़ा इशू है। हर गांव में, जिस गांव में भी आप जाएं, अगर आप 10 गांव में विजिट करेंगे, 7 गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं मिलेंगे। मुख्तलिफ बीमारियों में जो है लोग मुब्तला हो गए, बच्चे बीमार हुए। लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट की थी वाटू से, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है इस बीमारियों के जात में आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो तो सब सही बात है। जो आप फिगर्स दे रहे हैं कि यहाँ फिल्ट्रेशन का सिस्टम ही नहीं, वो सब चोक हो गया। हमारे टाउन में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी ठीक नहीं चल रहा है। हम सब जो भी ऊपर से पानी आता है उसी को लोग पी रहे हैं, तो बीमारियां तो है, इसमें हम कंसीड जल जीवन मिशन था 2024 तक जो है हर घर में नल पहुंचेगा। नल तो दूर की बात है, लोगों को आज पानी नहीं मिल पा रहा है। और आज हुकूमत भी बनी हुई है, आज एमएलए भी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं पानी के लिए अब आज भी तरसते हैं। आप क्या करेंगे आगे जाके? हमने कल बात की, अब पहला ही इंट्रोडक्शन थी, तो जो कुछ करना था, जो कुछ को गाइडलाइन दी, जो कुछ हमसे बोलना था, हमने वो बहुत ज्यादा वहाँ बोल दिया। तो अब मेरे ख्याल में अब देखिए एक डेढ़ महीने में बहुत फर्क आएगी। ये कुछ चीजें हैं हम जो हमारे एमएलए साहब हैं इनके सामने इसलिए रख रहे हैं हम, क्योंकि लोग भी हमें देख रहे हैं। क्योंकि जो जो चीजें हम इनके सामने रख रहे हैं वो लोगों की कही हुई चीजें हैं। लोगों ने कहा है कि इनको इन तक बात पहुंचानी है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो हम भी पहुंचाते हैं। हमारा फर्ज बनता है, हमारा अवलिन फर्ज यही है कि कम्युनिकेशन में जो गैप है वो ना रहे। तो एक और बात जो है, हालांकि जब पावर सेक्टर की बात आती है तो बड़ा इश्यू है, बिजली बिल ज्यादा है। हर जगह पे जाए तो बिजली का जो है फुकदान है, और कहीं कहीं जो है बिजली बिल जो है 1000, 1500, 2000, 3000 तक है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सरकार तो कहती है कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, वो तो कब करेंगे तो वो दीगर बात है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, एमनेस्टी स्कीम है 2 साल लगातार दे रही है। एमनेस्टी स्कीम के तहत जो लोग हैं जो फायदा उठाना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या कुछ हेल्प होगी लोगों को? देखिए, अब एक गरीब है, 3-3, 4-4 लाख बिल है, 2-2, 2.5। देखिए अब आगे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ने फॉर्म भी होगी। उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मैनिफेस्टो है, 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है, और बाकी जो फीस है उसको कम करना है। क्योंकि जब 200 यूनिट फ्री हो गया तो बहुत से लोग इसमें आ गए हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये अब गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है उनको बता देना, और हम बता दे रहेंगे उनको। असेंबली में उनसे बात करते रहेंगे और बताओ भी करते रहेंगे, तो ये काम गवर्नमेंट का है। कुछ मेन पॉइंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है कि असेंबली में भी जो है ये बातें उठें। शादाब करेवा से दोबिन तक लिंक रोड है, जिसपे मुख्तलिफ जो लीडर्स ने काम थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ना जाने किस बिना पे जो है वो काम रुका हुआ है। अगर वो रोड बन जाती है तो शादाब करेवा में जो बर्निंग इशू है इरिगेशन कनाल का, क्योंकि वो इसको वुडर कहते हैं, हिली एरिया है जो ऊंचाई पे है, तो वहां पे इरिगेशन का कोई सुविधा नहीं है। एक है लेकिन वो वहां पे पहुंचती नहीं है। अगर ये रोड बन जाती है, मगर रोड कनेक्शन दोबिन तक बन जाती है, तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो इरिगेशन कनाल की है वो फुलफिल हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये आप असेंबली में ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये चीजें जो हैं। मुझे बताइए, ये इरिगेशन कैनाल कहाँ से आप कहते हैं बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? दोबजिन जो है जहाँ पे वो टूरिस्ट शेड बना हुआ है, वहां से रोड जो निकलेगी शादाब करेवा तक, चांचमार्ग तक, तो उसी रोड के किनारे किनारे जो है इरिगेशन जो है वो कनाल बन सकता है। रोड के किनारे किनारे ड्रेन बन सकती है, जो कि 12 महीने जो है वो सप्लाई रह सकती है। उससे क्या होगा कि जो एप्पल इंडस्ट्री है, जो एप्पल सेक्टर हमारा, मेवा बागात हैं गरीबों के पास या बाकी लोगों के पास, तो मेवों में पैदारी में जो है वो इजाफा हो सकता है। अभी तो देखिए ना, अभी हमने स्टार्ट ही किया, वो अभी मेरे ये हम आपको ये हमारे याद हमारी नजर में अभी ये नहीं आया ना किसी के प्रपोजल। अगर आपके पास कोई प्रपोजल होगा या कोई डीपीआर होगा तो मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा। अभी तक मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। बड़े इश्यूज हैं, यही जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। शुपियां से श्रीनगर तक वाइडिंग रोड की होनी चाहिए, वो भी कल हमने कर दिया, होनी चाहिए। बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं और रोड उस तरीके की नहीं है जैसे आप कुलगाम में जाइए, बाकी अजला में चाहिए। उसका कल हमने कर दिया, इसके बाद भी होगी। और सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि पीर गली में कोई भी नेटवर्क नहीं आता। खुदा न खास्ता दोबजिन से लेके पीर गली के बीच में कहीं इंसिडेंट हो जाता है तो नेटवर्क ना होने की वजह से जो है वहाँ पे अवाते भी हुई है। लेकिन अगर वहाँ पे टावर बन जाते हैं, दोबजिन में बन जाता है या पीर गली के थोड़े नीचे बन जाता है, तो उससे फायदा होगा। अब तो बीकन ने ले लिया ये रोड पूरा, अभी बीकन के हवाले हो गया, आपको शायद पता हो। नेटवर्क भी बीकन का काम नहीं, मैं कहता हूँ उनका भी अब, क्योंकि उनको भी अब नेटवर्क चाहिए। वहाँ कोई अनहोनी हो जाती है या कुछ हो जाता है, उनके लिए भी होना चाहिए ना अब। जी 24
12 घंटे का रह गया इनके पास, 12 महीने का रह गया। तो इंशाल्लाह अगर उनने नहीं किया तो हम, आपने बता दिया तो हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आने वाले साल में वहाँ एक नेटवर्क 2-3 टावर हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बना के रखेंगे। कई इंसिडेंट्स होते हैं, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं होती है। अगर हिरपुरा में एक एम्बुलेंस रखी जाए, खुदा न खासा आने में कहीं इंसिडेंट हो जाता है मंगल रोड पे, तो वो उसको रेस्क्यू कर सके। इस हवाले से आपका क्या है? वो भी रखनी पड़ेगी। और एक दूसरे इसके बगैर भी एक चीज है कि आजकल एक ऑन मतलब स्टैंड बाय रहता है एक एम्बुलेंस जी, तो हम रख सकते हैं किसी ऊपर, यहाँ नहीं रख सकते। अगर हमें रखनी होगी हम रखेंगे ऊपर, जो दुबजन है, दुबजन से ऊपर आधे इन बिटवीन पीर गली और दुबजन के दरमियान एक कोई जगह जजना रखकर वहीं एक एम्बुलेंस ऑन बाय स्टैंड बाय होनी चाहिए 24 घंटे। तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे हम उधर। हमारा एक प्रपोजल वो रेजिडेंशियल परमिशन की बात हो रही है, वो नहीं होगा। क्या इशू है इसमें? वो तो हमें एक एरिया है जो वाइल्ड लाइफ का एरिया है, वो जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हमने एफिडेविट दिया था उस टाइम, इसमें हमें कोई रेजिडेंशियल या कोई एक्टिविटी नहीं करेगी, ये रहेगा पूरा फ्री फ्रॉम ऑल। वो होता है ना, अगर हम रेजिडेंट बनाएंगे तो फिर वहाँ गंद भी उठेगी, बाकी चीज भी उठेगी। एक एरिया है जो हमें खुशी है कि उसको हम ऐसे ही रखेंगे, जो खूबसूरत तरीन जगह होगी कल आने वाले दिनों में। अब देखिए अभी हम जब देखे दूध पथरी या बाकी जो वहाँ, तो अब बहुत जब रश बढ़ता है तो फिर वहाँ वो पॉलीथीन आता है, तो फिर वो उसकी इम्पोर्टेंस है वो नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल में ये वाहिद इलाका होगा जहाँ कोई ग्रीनरी पे ही नेचर के साथ हम वहाँ नेचर के साथ हम एंजॉय करेंगे। इलेक्शन से पहले कहा गया था कि एडवोकेट शिवराम खुले जो हैं जीत के बाद यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन जब से आप जीते हैं, जब से आप जीते हैं तो हमें तो यही नजर आए। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आप पे उंगली उठा रहे थे, कह रहे थे कि शायद ये यहाँ पे नहीं, ये भी श्रीनगर या जम्मू भाग जाएंगे? क्योंकि ये परंपरा रही है शोपियान की, यहाँ पे जिसने भी जीता वो भागा यहाँ से, क्योंकि शोपियान उनको रास नहीं आया, वो श्रीनगर जाके बैठे। ये आमतौर पे हमने लोग ये परंपरा रही है। यहाँ बिगड़े हुए नवाब है जो इलेक्शन लड़ा है। मैंने बार बार कहा कि ये लोग इलेक्शन लड़ना कोई आसान, ऐसे जब लड़ोगे तो लोगों की खिदमत के लिए करो। वो तो आए थे कोई ऐश करने के लिए, फिर इधर से उधर तो नहीं। इंशाल्लाह शायद हर बुरे वक्त में के बाद भी अच्छा वक्त भी आता है। ये तो कानूनी कुदरत है। यहाँ 40 साल बाद भी इंसान की डैनासिया वरासत बदलती है। तो शायद 40-45 साल हमने भी दिए, शोपियान लोगों ने, कुछ नहीं हुआ है, तो शायद हमारी वरासत और सियासत भी बदल गई 40 साल बाद। एक सवाल है, मुझे तो अजीब लगा, ये कहने में भी लग रहा है। एक शख्स मुझे मिले थे कल मेरी गाड़ी में, उन्होंने लिफ्ट मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, गरीब घर से थे, मुश्किल से गुजारा अपना चलाते हैं, बोल रहे हैं कि क्या एमएलए साहब मुझसे बात करेंगे? ये सवाल पूछ के ना, ये अजीब लगता है ये सुनने में। उन्होंने कहा क्या वो शिबिर साहब मुझसे बात करेंगे? तो इस मतलब लोगों ने पिछले जो पास्ट में किस तरह से लोगों के जहन में ये डर, ये खौफ पैदा हुआ है कि एक एमएलए जब इलेक्ट होता है, एमएलए बनता है, तो वो गरीब को नजरअंदाज करता है। शायद उसी हवाले से उसने कहा कि शिबिर साहब जो है एमएलए बन गए हैं, क्या वो मुझसे बात करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही तो बदकिस्मती हमारी है। एक हम मुसलमान है। मैं आपको ये बताऊंगा, एक मुसलमान होने के नाते हमारे कुछ फराइज हैं जी। तो अगर कर सकते हो कुछ फिर नहीं करोगे किसी के लिए, तो ये गुनाह है। अगर आपके पास पावर है, आप कर सकते हो और हम नहीं करेंगे, ये गुनाह है। और तीसरी बात, पावर में ये पूरा हदीस भी आया है, एक दो बार इंसान को मुसलमान को दिखना चाहिए। जब वो पावर में होगा तो उसकी आंखें कैसी रहेंगी, दिमाग कैसा रहेगा। जब वो गरीब होगा तो उसका रवैया कैसा रहेगा। और ये दो तीन चीजें इस्लाम में भी और हदीस में भी कहा गया है कि जब आपके पास पावर होगा तो ये जो पावर है दिमाग में किसी को चढ़ गया तो फिर उसका अंजाम बुरा होता है। और गुरुरत में जब वो ज्यादा गरीब होता है तो अगर अल्लाह ताला का शुक्राना या शुक्रगुजारी नहीं करेगा, उसका भी अंजाम बुरा होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं। हम मुसलमान हैं, हमने ये जो हमारी जो एमएलए सीट है, ये कोई सीट मेरी नहीं है, ये अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की दी हुई चीज है। और इसको अगर हम अमानत जान के करेंगे, लोगों की खिदमत जान के करेंगे, तो तभी इंसान, बिजाती तो हम भी मुसलमान है ना। अगर हम इस कुरान और हदीस की तरफ देखेंगे तो हमने किस तरह जो कुर्सी आती है या एमएलए बनता है, ये हमारा जो मुसलमान का एक अकीदा है। पावर और जो हुकूमत ये अल्लाह की दी हुई होती है। अल्लाह अगर नहीं चाहेगा किसी को नहीं दे सकता।
اور اللہ نے اگر دی ہے تو وہ دیکھتا ہے بندے کو بھی یہ کیسا کام کرے گا, کس طرح چلائے گا, کیا اس کے دماغ میں کوئی ایسا گمنڈ تو نہیں ہے جس سے وہ غریب انسان کو ساتھ ہی چلائے گا. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ غریب کہتا ہے کہ کیا بات کرے گا. یہ تو پرانی 40-50 سال سے کنسپٹ رہا ہے شوپیان میں. غریب کے ساتھ کوئی مطلب نہیں رہتا ہے, وہ بدل جاتا ہے. آپ نے بھی صحیح کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد کوئی ایم ایل اے پھر گاؤں نہیں کرتا, پھر وہ پہلے یہاں سے سری نگر شفٹ ہوتا ہے, پھر دیکھتا ہے میں نے الیکشن جیتا, پھر 2 سال بعد اس کو یاد آتا ہے اپنے علاقے کے لوگ 1-2 بار ملتا ہے. لیکن نہیں, یہ تو گناہ ہے. ہم نے گناہ نہیں کرنا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو ہم نے چلانا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے کوئی فرائض ہے, ہماری کوئی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا جو ایسے خیالات رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ غریب سے میں گزارش کروں گا, جب بھی ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, وہ جب بھی جی چاہے رات کو آئے, دن کو ہے, کبھی بھی آ سکتے ہیں. کوئی مڈل مین نہیں ہے, کوئی غریب اور امیر فرق نہیں ہے. اور انفیکٹ اگر غریب کو خدمت کریں گے اس سے اجر زیادہ ہے. امیر سے زیادہ غریب کی خدمت کرنا ہمارے لیے اجر ہے. تو میں ہمیشہ اپنے غریب کیا ہے, جو غریب کون ہوتا ہے جس کو فائنینشلی کوئی بیچارہ غریب, ہم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. غریب ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو فائنینشلی غریب ہوتا ہے اور جو سوچ کا بھی غریب ہوتا ہے. ہمیں دونوں غریبوں کو مطلب ان کی خدمت کریں. کبھی کبھی یہاں کوئی مان لیجیے کسی کے دماغ میں یہ آتا کہ اس نے سلام نہیں کی, اس نے مجھے پہچان نہیں, تو یہ غلط کیا ہے. لیکن اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا پریشر کتنا ہے, لوگ کتنے ہیں, اس کے باوجود ہم کتنا سینس ہے. کبھی غلطیاں بھی ہم سے بھی ہوتی ہیں, کسی کو سلام کا جواب نہیں ملتا کیونکہ ہم پریشر میں ہوتے ہیں, کسی دوسرے سوچ میں ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ہم لوگوں سے گزارش کریں آپ کی مادھیم سے. ہو سکتا ہے کبھی ہماری بھی غلطیاں ہوگی, لیکن غلطیاں معاف کر کے سمجھ کے معاف کر دیجیے. اور اپنے جو آنے والے دن ہیں انشاءاللہ 5 سال 6 سال اس کو ہم آرام سے گزارتے رہیں. ایک سوال ہے کہ میونسپل کاؤنسل جو ہے وہ مکان بنانے کی پرمیشن نہیں دے رہی ہے, اس حوالے سے کیا رائے عمل ہے؟ ہاں, یہ بدقسمتی ہماری ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا. یہ جو آفسرز کا کلچر یہاں آیا ہے, لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں دینا ہے, نہیں دینا ہے, کسی کو دینا ہے تو دینا ہے. یہ تو ہوگا نا. اور پوچھنے والا تو ہے نا, کوئی سوال تو کرے کوئی کہ کیوں نہیں دے رہا ہے. تو انہیں وہ قانون کا سہارا لے کے کہا کہ یہ گرین ایریا ہے, وہ ریڈ ایریا ہے, بلو ایریا ہے. اسی چکر میں ہمیں لوگوں کو پھنسا کے موسٹ آف دی پیپل جن کے پاس یہ بنانے کے لیے ان کے پاس جگہ تھی, بنانے چاہیں گے اپنا مکان, اپنی زمین ہے, اپنی ملکیت ہے, اپنے نام ہے, لیکن سب کچھ این او سی لے کے لائے ہیں. لیکن اب سری سے وہ جو ٹاؤن پلانر ہے وہ نہیں دیتا ہے, اس کی ڈسکرپٹ ہم نے چھوڑ دیا اپنے علاقے کو. تو یہ آئندہ نہیں ہوگا. ہم کل ہی میٹنگ کے ساتھ رکھیں گے. ٹاؤن پلانر اگر ان کو یہاں آنا ہے تو آئے, روز آئے, جس کو کلیئر کرتا جائے گا, جس کا مکان بنا ہے اس کو کلیئر ہاں یا نام میں کوئی سرٹیفکیٹ تو دے دے. تو وہ جب آخر میں عوام کے لیے کیا میسج رہے گی؟ عوام میرے لیے میسج ہے کہ عوام کے لیے کہ ہم آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. آپ کو جہاں بھی کوئی مسئلے ہوں گے میرے پاس آ سکتے ہیں, دن ہو رات ہو, جب بھی آپ کو جی چاہے میرے گھر آ سکتے ہیں. میرا دروازہ کھلا ہے, 24 گھنٹے کھلا ہے. یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں میرے پاس سیکورٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی بندش نہیں ہے. کوئی بھی مل سکتا ہے, کوئی کسی کا بھی کام جس کو بھی ہوگا وہ آ سکتا ہے. شکریہ. تو یہ نیا سوچ ہے, نیا چونکہ نوجوانوں نے بھی ووٹ دیا, ان کا بھی ہم پہ ایک بھروسہ ہے. ہماری ایک پرابلم ہے نوجوانوں کا کہ ان کو ایف آئی آرز ہیں. کل بھی ہم نے کہا کہ پی ایس سی لگ رہے ہیں, یہ نہیں لگنی چاہیے. یہ ذاتی ہے ہماری حکومت کی کہ ہم آج بھی کل بھی پی ایس سی کے کل بھی ایک ہمارے پاس ایک بندہ ہے, اس کا پی ایس سی لگ گیا ہے کیونکہ اس کو لگایا, ہم نے افسروں نے لگایا, انہیں دکھایا کہ یہ ایف آئی آر میں ہے, فرش ایف آئی آر میں لگایا ہے. تو فرش کے لیے ہمیں ایف آئی آر, اور میں گورنمنٹ سے, میں ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا ایف آئی آر پی ایس سی مت دیا کرے. 1000 بار سوچ کے پی ایس سی دیا کرے. یہ پی ایس سی سے اس کا گھر کتنا پھر اجڑ جاتا ہے, یہ ہمارے افسروں کو پتہ نہیں ہے. ایک گھر کا ایک بندہ جس کے گھر پیچھے عیال ہے, پھر اس کو ہم پی ایس سی لگائیں 6 مہینے کے لیے, یہ وہ گھر سمجھتا ہے, وہ ہمارے افسر نہیں سمجھتے. ان کو اپنے پین سے لکھنا ہے, یہ صرف پین سے لکھ کے اس کو کسی کو جیل میں بھیجنا 6 مہینے 8 مہینے کے لیے, یہ اچھی روایت نہیں ہے. اس کے خلاف ہم ہیں, اور انشاءاللہ ہم اسمبلی میں بھی یہی کہیں گے. یہ جو پی ایس سی کا جو آپ نے وعدہ کیا کہ اس کو ہٹانا ہے, تو پی ایس سی کو ریپیل کرنا ہے. پی ایس سی اب نہیں رہنا چاہیے جموں کشمیر میں. یہ میں آپ سے اپنے سامان سے وعدہ کرتا ہوں. اور دوسری بات, جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے ایف آئی آرز ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے, اس کو بھی جو وعدہ کیا ہم نے پہلے بھی کیا تھا, ان کو ریویو کرنا ہے.
सब जो 2019 तक जो भी एफआईआर होंगे उनको रिपीट करके हमें लोगों को, नौजवानों को जीने का मौका जनरल देना एमनेस्टी के तहत चाहिए। क्योंकि नौजवानों को अब रहने का मौका देना चाहिए। जब हम अब मिल गए, जब कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल गए, पूरी तरह मिल गए, दिल से मिल गए, तो दिल से जब हम मिल गए तो फिर हमारे नौजवानों को भी दिल से मिलाओ, उनको एफआईआर सब रिव्यू करके उनको हटाओ और वो भी मेन दायरे में आ जाएंगे। अगर वो इनको नहीं हटाएंगे, मेन दायरे में नहीं उनको लाएंगे, फिर ये जो हमारी सिचुएशन है ये कभी तब्दील नहीं होगी। अगर हम नौजवान को एक साइड से करके फिर हम चाहेंगे कि हमारी तरक्की हो, तरक्की नहीं हो सकती। जब तक हम उन नौजवानों को जो हजारों में, लाखों में उनका जो केसेस है, स्टूडेंट पेनल्टी के केसेस, उनका हम जब रिव्यू नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में तब तक हमारा ये जो सिस्टम है ये चलने वाला नहीं है। मैं आपकी वसावत से अपने नौजवान को कहता हूँ, उनसे गुजारिश कर वो थोड़ा ध्यान थोड़ा रखे, सब्र रखे, इंशाल्लाह इसका भी अजाला हम करने वाले हैं। और अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम करके ही उनको छोड़ देंगे, ये करना ही करना है इंशाल्लाह। शुक्रिया बात करने के लिए, टाइम। थैंक यू। ये हमारे साथ एमएलए शोपियान एडवोकेट शिबिर अहमद कुली थे, जिन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। क्या कुछ डेवलपमेंट के काम रहेंगे आगे, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिला शोपियान में, उनको हल करने में जो है अपना क्लियर रोल अदा करेंगे। और कुछ जो डिमांड्स हैं, बड़ी डिमांड्स जिनको हम कह सकते हैं, जो कि असेंबली में उठाना जरूरी है, तो इन्होंने कहा कि अगर किसी के पास भी कोई सजेशन है तो वो हमें बता सकता है, ताकि वो असेंबली में उसको हाईलाइट किया जाए, उठाया जाए, ताकि उसका भी अजाला हो। चेक 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।